नाम टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज। अभी क्लास के एंड पे आपको पीडीएफ फाइल्स शेयर हो जाएगी हार्ड फॉर्म में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज, चैप्टर 1 के बारे में लिख लें कि चैप्टर 1 इज बेसिकली अ चैप्टर जहां से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एमसीक्यूज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से इजीली बन सकते हैं। एमसीक्यूज बन सकते हैं, टाइप 1 जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं और टाइप 2 जो कि सीम्स लॉजिकल सवाल होते हैं, जो दिखते लॉजिकल है मगर होते क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चैप्टर 1 से कोई बड़ा केस स्टडी, कोई लॉजिकल, कोई एक्सट्रीम मुश्किल सवाल बनना मुश्किल है। इतनी बात समझ आ गई? एग्जाम में इसकी वेटेज कितनी हो सकती है? मिनिमम 3 नंबर, मैक्सिमम 5। यानी कि आप यूं समझ लें कि 5 नंबर तक का सवाल इस चैप्टर से बन सकता है। हाँ, अगर ये चैप्टर आई कैप किसी और चैप्टर के साथ जोड़ के पूछ ले तो फिर कहानी चेंज हो सकती है। बट इंडिविजुअल टेस्टिंग हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 to 5। हो सकता है कि सिर्फ एक एमसीक्यू आ जाए बस, तो मैक्सिमम कितना? 5 नंबर। बहुत ज़्यादा अगर आई कैप छलांग मारे, बहुत ज़्यादा, 8 नंबर से ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर? याद रखो कि ये वर्ड डाटा, हम लोगों ने जो कहानी शुरू करनी है वो वर्ड डाटा से करनी है। ये डाटा क्या है? आपको डाटा के बारे में क्या नॉलेज है अभी तक? मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, डाटा किसे कहते हैं? भाई ने कहा डाटा कहते हैं, डाटा कहते हैं किस चीज़ को? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, भाई ने बड़ी प्यारी बात की। सर आप क्या कहेंगे, व्हाट इज डाटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप भी यही कहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप दोनों भाई हैं, शक्लें बहुत मिलती हैं। इंफॉर्मेशन, एक भाई ने वर्ड यूज कर दिया, आपका नाम? नासिर। नासिर, नासिर भाई ने कहा कि सर डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिकॉर्ड्स। ओके, वेरी गुड। जी भाई, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स। ओके, रिकॉर्ड्स, यानी कि आप कोई नया वर्ड बताने के मूड में नहीं है सारे। हाँ जी, क्या बात। भाई ने कहा एक एक मैं जरा एक्स करूंगा जी। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर। भाई ने कहा नंबर्स भी इसमें आते हैं, टेक्स्ट भी आता है और फिगर। ठीक है, फिगर्स भी इसमें आती है। ओके जी, पहले भाई। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। भाई कहना चाह रहे हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर्स, क्योंकि जो आप रॉ मटेरियल बोल रहे हो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है जी। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कंपाइल्ड रिकॉर्ड्स। बेहतरीन, अच्छा वर्ड, कंपाइल्ड रिकॉर्ड्स। ओके, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स और आउटकम्स। गुड, रिकॉर्ड्स। और कोई आप में से पार्टिसिपेट करना चाहे कि ये डाटा क्या है? क्या डाटा सिर्फ लिखी हुई अंग्रेजी है? नहीं, क्यों? डाटा सिर्फ लिखी हुई अंग्रेजी है? नहीं, डाटा इज नॉट टेक्स्ट। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ
नंबर्स। 1 2 3 क्या है, ये भी डाटा। डाटा इवन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, और इमेजेस से एक और वर्ड निकलता है वीडियोस। तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ क्या है, डाटा। मैं जो बोल रहा हूं वो भी क्या है, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, डाटा। आपके पास जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, आप जो लिख रहे हैं वो भी क्या है, वो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो भी क्या है, उस एसी के ऊपर जो नंबर लिखे आ रहे हैं वो भी क्या है, आपका अपना नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, कितने बहन भाई, ये सब चीज़ें क्या हैं, इस कॉलेज का नाम क्या है, डाटा। इस कॉलेज का नाम क्या है, डाटा। आपसे कोई बंदा सवाल पूछेगा भाई तुम कहाँ रहते हो, तो आपका घर का एड्रेस क्या है, डाटा। तो आप लोग डाटा से घिरे पड़े हैं। इतनी बात समझ आई। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने सीखी कि डाटा इज टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस। दूसरी बात, डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। यस, डाटा नॉर्मली हम लोग कहते हैं अनप्रोसेस्ड नॉलेज को, और जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। ओके, अगली बात सुने। ये डाटा, एक कंपनी डाटा क्यों कलेक्ट करेगी, वाई, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करने के लिए, बनाने के लिए। गुड जी। एक कंपनी डाटा क्यों हासिल करे, अपनी कंपनी को चलाने के लिए, फैसले लेने के लिए, ठीक है। वाई, किस चीज़ को, अपने डेली रूटीन वर्क से। भाई ने कहा डेली रूटीन वर्क को मज़ीद बेहतर करने के लिए कंपनी क्या हासिल करेगी, रिकॉर्ड्स बनाएगी, डाटा हासिल करेगी। इन अदर वर्ड्स भाई कहना चाह रहे हैं फीडबैक हासिल करने के लिए फ्रॉम द कस्टमर्स। वेरी गुड जी, फीडबैक, ठीक है जी प्यारे भाई। कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना, कंपनी अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी डाटा हासिल करेगी। ओके, बेहतरी लाने के लिए किस में, कंपनी में, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बेहतरी लाने के लिए अपने कस्टमर से फीडबैक लेगी। ओके, एनालिसिस के लिए, कैसा एनालिसिस, सेल्स कौन सी, करंट या माजी वाली, तो कंपैरिजन करना है किसके साथ, अपनी कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स के साथ। तो इसका मतलब है जो भाई ने कहा कि डाटा कैन बी प्रेजेंट, डाटा कैन बी पास्ट वाला, और एट द सेम टाइम डाटा कैन बी फ्यूचर का डाटा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि एक कंपनी अपनी सेल्स को एनालाइज करना चाहती है। हम किस साल में खड़े हुए, 26 में खड़े हुए। 26 में जनाब कंपनी की सेल्स हुई हैं 60 मिलियन की। कंपनी चाहती है कि हम इस 60 मिलियन को कंपेयर करें। अब मुझे बताइए कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक ऑप्शन है कि अपनी ही लास्ट ईयर के साथ देख ले। ओके, तो ये जो लास्ट ईयर का डाटा होगा ये कंपनी का अपना डाटा ही है। कंपनी ने लास्ट ईयर सेल्स की हैं 50 मिलियन, तो दो डाटा को आपस में हम क्या कर रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, और कोई ऑप्शन है, कंपेटिटर। कंपेटिटर, कंपनी ने अपने कंपेटिटर की 2026 की सेल्स देखी, उसकी सेल्स हैं 65 मिलियन। ये डाटा कंपनी के पास कहां से आया होगा, पब्लिक कंपनीज अपना डाटा मार्केट में अवेलेबल कर देती हैं, और ये कंपनी का जो डाटा 60 मिलियन वाला ये उसका अपना डाटा है, और ये डाटा कहां से लिया होगा, मार्केट से लिया होगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूं कि ये डाटा कंपनी का इंटरनल डाटा है,
और ये इसने कहाँ से उठाया, मार्केट से उठाया है, तो दिस कैन बी एक्सटर्नल डाटा। तो डाटा की कितनी सोर्सेज हो गई, दो, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। सारे सारे मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक कॉलेज, चले एसबीआई की मिसाल ले लेते हैं। एसबीआई ने ये फैसला करना है कि वो डाटा की क्लासेस कितनी स्ट्रेंथ के साथ रखना चाहता है। उसके लिए कॉलेज को कमरा भी एलोकेट करना है। तो डाटा कॉलेज के पास होगा तो ये फैसला कर सकता है कि कौन सा रूम हम लोगों ने अलॉट करना है कौन सी क्लास को। ये डाटा कॉलेज के पास कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन के पास कहाँ से आएगा, फ्रंट ऑफिस से। और फ्रंट ऑफिस को डाटा दिया किसने, स्टूडेंट्स ने। तो विदाउट डाटा कलेक्शन, विदाउट एडमिशंस, क्या कॉलेज ये फैसला कर सकता है कि उसने किस रूम को किस सब्जेक्ट के लिए किस टाइम पे किस टीचर के साथ अलॉट करना, नहीं। इट मीन्स कि फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग वी नीड व्हाट, डाटा। वी नीड व्हाट, डाटा। चले मान के चलते हैं इंतज़ामिया ने लॉ के कुछ एडमिशंस गलती से डाटा में डाल दिए, अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आउट हो जाएगी। जहाँ पे 70 एडमिशंस होने चाहिए थे वहाँ पे 100 नज़र आ रहे हैं। तो जिस रूम में 80 कुर्सियाँ थी, तो क्या उस रूम को कॉलेज उस वक्त कंसिडर करेगा, क्योंकि डेटाबेस पर नज़र क्या आ रहा होगा, 100 बच्चे, हकीकत में कितने हैं, 70। 80 वाले रूम में वो 70 बच्चे आ सकते थे, मगर अब कॉलेज वाले परेशान हैं कि उनके पास कमरा ही नहीं है 100 बच्चों के लिए। मगर क्या 100 बच्चे हैं भी। तो एक वर्ड बड़ा प्यारा है, शुरू आर से होता है, कोई बता सकता, आर के बाद ई भी आता है, आर के बाद ई आता है, ई के बाद एल आता है, रिलायबल। डाटा हमेशा क्या होना चाहिए, रिलायबल। एक और वर्ड है, शुरू ए से होता है, उसके बाद सी भी आता है, हाँ, एक्यूरेट। डाटा शुड बी रिलायबल। एक और वर्ड है, शुरू सी से होता है, उसके बाद ओ भी आता है, करेक्ट। एक और वर्ड बनता है, हाँ, कंप्लीट। डाटा शुड बी कंप्लीट एंड करेक्ट। डाटा शुड बी रिलायबल, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड करेक्ट। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने साथ साथ कॉस्ट पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, सीएमए पढ़ रहे हैं ना। सीएमए में क्या होता है कि एक कंपनी परेशान होती है कि वो कितनी इन्वेंट्री मंगवाए। ईओक्यू पढ़ा, ईओक्यू पढ़ा किसी ने। ईओक्यू कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम कितनी इन्वेंट्री मंगवाएं जिसमें हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, दोनों बराबर हो जाए। पर अगर उसके पास डाटा ही गलत आ रहा है तो क्या उसका ईओक्यू ठीक आएगा, नहीं आएगा ठीक। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए हमें उसकी बेस सेट करनी है, और एक्चुअल में हमारे पास जो बेस है वो क्या है, डाटा। इसी डाटा को मैनेज करने के लिए, इसी डाटा को मेंटेन करने के लिए कंपनी फिर क्या करती है, पैसे खर्चती है। और क्या लगाती है, सिस्टम्स, ताकि किस चीज़ को अवॉइड किया जा सके, रिस्क को अवॉइड किया जा सके। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। सर डाटा दो तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। एक कहलाता है क्वालिटेटिव डाटा और एक कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा।
बचपन में शायद आपने क्यू में पढ़ा हो, पढ़ा था, है ना? कुछ कुछ बातें बचपन की याद आनी चाहिए आज आपको। चलो मैं याद करवाता हूँ। डेटा की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। पहली कौन सी है? क्वालिटेटिव। दूसरी कौन सी है शाहजमान? क्वांटिटेटिव। पहली कौन सी है? क्वालिटेटिव। दूसरी कौन सी है? क्वांटिटेटिव। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, एंड में। आपका नाम क्या है? एहतशाम। इन भाई का नाम एहतशाम है। विच टाइप ऑफ डेटा इट इज? क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। कैसे पता चला? कैसे पता चला? इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, इन्होंने अपनी खूबी बताई है कि मेरा नाम ये है, इनकी क्वालिटी है। आपकी एज क्या है? 18। ये 18 क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। आप का फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक। ब्लैक कहाँ पे फिट करूं? क्वालिटेटिव डाटा में। मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे? कहाँ फिट करूं? तो एक बात समझ आ गई कि क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा है जो कि नॉन न्यूमेरिकल है। तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल डाटा कहाँ पे फिट करूंगा? क्वांटिटेटिव। ये देख रहे हैं नीचे ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं, नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स कहाँ पे आएंगे? और डिस्क्रिप्शंस कहाँ पे आएंगी? अंग्रेजी कहाँ पे आएगी? क्वालिटेटिव। हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव डाटा है वो आपको अपने फीचर बताता है, खूबियाँ बताता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। मगर जहाँ पे मैथमेटिकल वर्किंग करनी हो, कैलकुलेशंस करनी हो, वहाँ पे मुझे कौन सा डाटा चाहिए? इतनी बात ज़हन में रहेगी? ओके, एक स्टेप आगे चलते हैं। ऊपर की 2 लाइनें पढ़ें। क्वालिटेटिव डाटा इज नॉन न्यूमेरिकल। पहली बात, दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं। कौन सी? कैटेगोरिकल एनालिसिस। जैसे इनका फेवरेट कलर था रेड, आपका क्या है? ब्लैक। आपका क्या है? ब्लू। आपका क्या है? ब्लू। तो अब मैं क्या कहूँगा? इन 2 को साइड पे कर दूंगा, इन 2 को साइड पे कर दूंगा। ब्लू वाले एक तरफ आ गए, रेड वाला एक तरफ चला गया और ब्लैक वाला एक तरफ चला गया। ये मैंने क्या किया? कैटेगरीज बना ली। कैटेगरीज बना ली कि ब्लू वाले कितने हैं, रेड और ब्लैक वाले कितने। तो दोबारा से, क्वालिटेटिव डाटा इज नॉन न्यूमेरिकल। ये वर्ड अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट ही कौन सा वर्ड कर रहा है? नॉन न्यूमेरिकल। ये वर्ड लिखना एग्जाम में जरूरी है। जरूरी नहीं, जरूरी है। दैट डिस्क्राइब्स व्हाट? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल एनालिसिस। ये आगे फर्दर 2 तरह का है। पहला कौन सा? नॉमिनल। और दूसरा कौन सा है? हम दूसरा पहले समझेंगे। दूसरा कौन सा था? ऑर्डिनल। क्या नाम है इसका? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का अगर मैं ये 3 लफ्ज अलग कर दूं, इससे कोई और लफ्ज बनता है? ऑर्डर। भूलना नहीं है। क्या लफ्ज बनेगा? ऑर्डर। हर वो डाटा जो कि एक ऑर्डर में अरेंज किया जा सके, आई रिपीट, हर वो डाटा जिसको मैं क्लासिफाई कर सकूं इनटू एन ऑर्डर और रैंक, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल डाटा। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल डाटा। एग्जाम्पल करते हैं। मैट्रिक, इंटर, उसके बाद क्या आता? नहीं, ग्रेजुएशन। क्या ये एक ऑर्डर बना? ऑर्डर बना। ये डाटा क्या कहलाएगा?
ऑर्डिनल डाटा, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, ये क्या है? ऑर्डिनल डाटा. इट इज अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर. बोलेगा तो नहीं? तो वो क्या है? नॉमिनल डाटा. अगर ये ऑर्डर में है तो ये ऑर्डर में नहीं होगा. इसके शुरू के 2 वर्ड पढ़े. नो, नो. वहां पे क्या था? ऑर्डर. तो यहां पे क्या है? नो ऑर्डर. नॉमिनल मीन्स नो ऑर्डर. ऐसा डाटा जिसको आप किसी भी इनहेरेंट ऑर्डर में किसी भी कैटेगरी में रख नहीं सकते. मेल फीमेल कोई ऑर्डर होता? नहीं. ब्लड ग्रुप्स में कोई ऑर्डर होता कि कौन सा ज़्यादा मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा फीका है? नहीं. तो वो क्या है? नॉमिनल. रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, वाइट, कोई ऑर्डर है इसमें? नहीं. वो क्या है? नॉमिनल डाटा. अब दोबारा से, डाटा क्या था? डाटा क्या था? डाटा क्या था? डाटा को डिफाइन करें, डाटा को डिफाइन करें. डाटा क्या था? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि कंपनी हासिल करती है टू मेक डिसीजंस. टू मेक डिसीजंस. फिर हम लोगों ने कहा कि डाटा को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी कौन सी थी? क्वालिटेटिव. दूसरी कौन सी थी? क्वांटिटेटिव. दोनों में क्या फ़र्क था? क्वालिटेटिव में फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं. दूसरी तरफ न्यूमेरिकल वर्किंग्स हैं. क्वालिटेटिव की फर्दर 2 किस्में. पहली कौन सी? नॉमिनल. दूसरी कौन सी? ऑर्डिनल. इनमें से ऑर्डर किस में है? ऑर्डिनल में. विदाउट ऑर्डर कौन सी है? बोलेगा तो नहीं? क्लियर यहाँ तक? कंफर्म? स्टैंप लगा दूँ? अगली बात सुने. एक छोटा सा पॉइंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आज ही क्लियर कर देता हूँ. वन के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, क्या ये एक ऑर्डर है? ऑर्डर है ना. 1, 2, 4. क्या ऊपर वाले में और नीचे वाले में गैप सेम है? गैप सेम? तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर बनाते हुए आपका गैप भी क्या हो? सेम. गैप में चेंजेस आ सकती हैं, बट होना ये किस में चाहिए? ऑर्डर में चाहिए. तो ज़रूरी नहीं है कि क्या हो हमेशा बीच में स्टैंडर्ड गैप. गैप वेरी कर सकता है, बट बेसिक शर्त क्या है? इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डाटा. कौन सा डाटा? ये कौन सा होगा भला? न्यूमेरिकल डाटा, नंबर्स वाला डाटा. ये वो डाटा है जिसके ऊपर आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरह की चीज़ें. इसकी भी 2 किस्में. एक डिस्क्रीट है और दूसरा कंटिन्यूअस. ये डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो कि होल नंबर्स में होता है. ये होल नंबर्स क्या होता है? विदाउट डेसिमल, विदाउट एनी फ्रैक्शन. तो अगर डिस्क्रीट डाटा किस में होता है? होल नंबर्स में. तो कंटिन्यूअस किस में होगा? फ्रैक्शंस में या रेशियोज में या डेसिमल्स में, पॉइंट्स में. एग्जाम्पल, आपकी जो इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? अगर हम काउंट करें तो वो डिस्क्रीट में जाएगा कि कंटिन्यूस में जाएगा? डिस्क्रीट में जाएगा. बट आपकी एज किस में जाएगी? क्यों? हम तो कहते हैं हम 24 साल के हैं, 25 साल के हैं. मंथ्स भी होते हैं, डेज भी होते हैं, इवन उसके बाद आवर्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं,
सेकंड्स भी होते हैं। बस बस। एसी का थर्मोस्टेट हमें तो फ्रंट पे 18 शो करता है, मगर बैक एंड पे ये पॉइंट्स में होता है। टेम्परेचर हमेशा किस में होता है? पॉइंट्स में। इसी तरह हाइट भी किस में जाती है? तो वो सारा डाटा क्या है? मेजरेबल एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, एनी वैल्यू, मगर यहां पे ओनली होल नंबर्स। बोलेगा तो नहीं, बोलेगा तो नहीं, पक्का करें सॉल्व। 5 मिनट दे रहा हूं, रजिस्टर खोलें और मुझे बताएं कि ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। उसके बाद मुझे आपने बताना है कि उसका रेलेवेंट क्या है। करें, उधर फोकस करके, नहीं पॉज नहीं करना। करें करें, शाबाश। आपने अपनी शीट पर सॉल्व करना, ज़बानी सॉल्व नहीं करना। फिर आपने मुझे बताना है कि कितने ठीक है कितने गलत है। दिमाग लड़ाएं। हो गया? इतना मुश्किल तो नहीं जानी। स्पीड लगाओ, स्पीड। शाहजमान हो गया?
हो गया? नहीं हुआ? हो गया? खुदा का नाम ले ले। चलो कोई नहीं, करो आराम से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास बातें करने के लिए। अब आपने मुझे बताना है कि कितने गलत हैं कितने ठीक हैं 10 में से, ठीक है? अगर यहीं पे गलती है तो पूरा सवाल गलत होगा। करें मैच। चलो ठीक है, बेहतरीन। ये गलत है, 9th वाला 6th। कोई गलत हुआ? कौन सा? 9th वाला ना, 9th shahzaman.com.pk। एक कौन सा? 5 हुआ। 9 ठीक है? दूसरा 5th, हाँ 9th 5 6। इनके अलावा कोई और इसका सारा ठीक हो? 5 6। 1 में कोई प्रॉब्लम? 2 में कोई प्रॉब्लम? क्या? इन ईयर्स में दी हुई है। असल में हम जो एज लिखते हैं ना, वो होती किस में है? हमेशा ईयर्स में होती है, मगर बैक एंड पे और क्या के साथ चल रहा होता है? मंथ्स पे चल रहा है। लिखते नहीं है हम, बताते हैं हमेशा किस में है? ईयर्स में, लेकिन चल पीछे क्या कर रहा होता है? अच्छा, उसके अलावा 3rd में, 4th में, 5th में, हाँ हाँ जी 5th, हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। अगर आपने 1 प्रेस किया इट मीन्स पुअर, 5 प्रेस किया इट मीन्स, तो क्या 1 और 5 कोई मैथमेटिकल वर्किंग कर रहे हैं? कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं? नहीं। 1 का मतलब क्या है? पुअर। 5 का मतलब क्या है? तो ये क्वालिटी है। और पुअर से एक्सीलेंट तक का सफर ऑर्डर में। अच्छा, 6th में क्या है? टाइप ऑफ मोबाइल फोन ब्रांड। इसमें क्या मसला? कैसे ऑर्डर करेंगे? उसने ये तो नहीं बताया कि इसमें आपने आईफोन को ऊपर रखना और सैमसंग को नीचे रखना। ये भी नहीं बताया कि हवावे और मी के मोबाइल में कितना फ़र्क है। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट थी, टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन ब्रांड। चूँकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया, ऊपर देखें क्या हुआ है ब्रैकेट में, स्पेसिफाई किया हुआ, नीचे उसने स्पेसिफाई नहीं किया, देयरफॉर ये क्या है? नॉमिनल। 7th ओके, 8th ओके, 9th में मसला था, 10th ओके। अब 9th पे आते हैं। हम लोग अक्सर जो बिल बनता है उसको पे होल नंबर्स में करते हैं कि डेसिमल्स में करते हैं? होल नंबर में करते हैं, मगर वो आपका कैश आउटफ्लो होता है। जो रेवेन्यू की रिसीट आती है
वॉइस आती है वो नॉर्मली किस में हो सकती है, डेसिमल्स में। क्योंकि जब आप उस पर कोई टेक्स्ट वगैरह डाल दें या आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई हो उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें फॉरेन करेंसी से, तो वो डेसिमल में जा सकती है। बट नॉर्मली जब आप जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो वो पैसे किस में होते हैं, वो होल नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पे पैसों की बात नहीं थी, यहाँ पे किसकी बात थी, डेली सेल्स की बात हो रही थी, तो वो डेसिमल में जा सकती है। क्लियर, क्लियर, ओके। यहाँ तक आपकी किताब का पहला पेज खत्म होता है, ये मान दे। चैप्टर 1 का पहला पेज एक दफ़ा रीड कर लें। चैप्टर 1 एक दफ़ा पहला पेज, सिर्फ फर्स्ट पेज आपने रीड करना तसल्ली के साथ, और कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे भी ओपन कर देता हूँ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी उसको रीड करने की पोजीशन में आ जाएं। जूम हो जाएगा, पढ़ लें पूरा पेज पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें, एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ पढ़ें। मुझे बताइए पहले पेज पे अगर कोई पॉइंट आपको परेशान कर रहा, आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाँ कह सकते हैं। देखिए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं किसी भी सिंबल को, किसी भी चीज़ को, हर वो चीज़ जो कि अनप्रोसेस्ड हो, जिस पे किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं की हो, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया, वो रॉ है। फैक्ट्स कहते हैं कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू, फिगर 2 3 4, वो सब कुछ क्या है, फैक्ट्स। ये जो क्लास की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्या ये साथ साथ पोर्टल पे अपलोड भी हो रही है? नहीं। अब ये किस फॉर्म में है, ये रॉ फॉर्म में है। ये कैमरा बंद होगा, वीडियो ऊपर जाएगी, कार्ड इस कैमरे से निकाला जाएगा, सिस्टम में एंटर किया जाएगा, उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग, एडिटिंग, उसका साइज़ रिड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर कुछ तस्वीरें वगैरह ऐड की जाएंगी, कुछ शशके मशके ऐड किए जाएंगे, फिर आपकी पोर्टल पे अपलोड होगी। अब ये तस्वीर क्या है, ये वीडियो क्या है, प्रोसेस्ड। क्लियर? हाँ जी, पहला पेज आराम से पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया? हाँ, सेकंड पॉइंट ये वाला। सेकंड पॉइंट, it is critical resource that drives organizational decision making strategy and understanding without any data। क्या कोई इदारा अहम फैसले कर सकता है? नहीं। तो जब तक आपके पास डाटा ही नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग। आप कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं? नहीं। किसी चीज़ को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। भाई आपने फैसला करना था कि आपने डाटा किस टीचर से पढ़ना है, तो आपके पास टाइम टेबल भी था, आपके पास उस टीचर का एक्सपीरियंस भी था, लास्ट सेशन की रिपोर्ट भी थी, परफॉर्मेंस भी थी, जो बच्चे उससे पढ़ चुके हैं उनका एक अलग से फीडबैक भी था, मार्केट की एक वॉइस भी थी। ये सब कुछ क्या है, डाटा, जिसकी बेस पे आपने क्या किया,
डिसीजन मेकिंग, मगर ये करने से पहले आपने उसकी क्या हासिल की, अंडरस्टैंडिंग। डन। मैं जो कल क्लास में आया था, मैंने आपको दी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन कि हम लोगों ने पहले चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर आगे जाना है, फिर वापस आना है। ये भी मैंने जो फैसला बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, इट इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट रिकॉर्ड कि माजी में क्या हुआ था, बच्चों का कंफर्ट लेवल कैसे डेवलप होना है, किस चैप्टर ने किसके साथ जुड़ना है। ये डाटा हमेशा क्या होता है, क्रिटिकल रिसोर्स। जब तक आपके पास सही मानों में अच्छा डाटा मौजूद नहीं है, आप सही फैसले ले नहीं सकते। डन बॉय। पहला पेज सारा क्लियर कर लें, अभी बैठे बैठे क्लियर कर लें तसल्ली के साथ। वो जो घर जाके आधा घंटा था वो भी नहीं लगेगा आज। डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है। डन। ऑर्डिनल में क्या बताना है, हाँ, विदाउट डिफाइंड। देखें ऑर्डिनल, दोबारा आ जाए। ऑर्डिनल डाटा रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विद इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। जरा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ किया था। मीनिंगफुल ऑर्डर तो है ना, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और रैंक, बट विदाउट डिफाइंड इंटरवल्स। ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल्स हमेशा क्या हो, बीच में सेम हो, सेम डिफाइंड हुए हो। इसमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल है, वो कहता है कि 1 इज इक्वल टू पुअर, 2 इज इक्वल टू एवरेज, 3 इज इक्वल टू एक्सेलेंट। एक और होटल है, वो कहता है 1 इज इक्वल टू एक्सेलेंट, 2 इज इक्वल टू एवरेज, 3 इज इक्वल टू पुअर। कर सकता है, उसकी मर्जी। तो ऑर्डर तो दोनों में ही है, मगर क्या दोनों का तरीकेकार सेम है, नहीं, मगर ऑर्डर है, ऑर्डर है। फिर यहां पे कैफ 1 के बाद कैफ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक स्टैंडर्ड गैप चला रहा है, मगर ये स्टैंडर्ड गैप जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। भाई कुछ बच्चे मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं, इंटर के बाद सीए कर लेते हैं, ये भी एक ऑर्डर है। कुछ ने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इंटर किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर ली, ये भी एक ऑर्डर। गैप सेम है, गैप सेम है, गैप सेम नहीं। डन। पहला पेज ऑल ओके, ओके है पहला पेज, ओके है पहला पेज, क्लियर। चलूँ आगे। मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि एक कंपनी, अब आप इतने बड़े हो गए, मुझे आप बता सकते हैं, एक कंपनी को डाटा कलेक्शन में क्या मजा आता है? वाई अ कंपनी थिंक्स कि डाटा कलेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये ज़रा हाइड कर देता हूँ ताकि आप देख के ना बताएं। हाँ जी, क्यों एक कंपनी डाटा कलेक्शन को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझती है? हाँ जी बताएं। कंपनी आगे की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, प्रूफ रीडिंग करने के लिए, ग्रोथ को देखने के लिए कि हिस्टोरिकल में और आज क्या फ़र्क है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने के लिए। कोई भी बता दो रीजन। प्लानिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए, एरर्स को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन, पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्शंस करने के लिए, ठीक है, पास्ट मिस्टेक्स, डिसीजन मेकिंग करने की, shazaman.com.pk,
परफॉर्मेंस के लिए बड़ा औखा वर्ड निकाल दिया, ऑडिट से पढ़ के आया बच्चा, रिस्क असेसमेंट के लिए। आगे चलो बताओ, हैं सर्वेस के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतरीन करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बेहतरी के लिए, फीडबैक्स के लिए। हो गया? हो गया था। अब मज़े की बात ये, अगर सवाल आ जाए तो क्या रट्टा चाहिए मुझे? चाहिए रट्टा? लिख सकते हैं? अब ज़रा पढ़ते हैं किताब क्या कहती है। पहला पॉइंट पढ़ें, मुझे बताइए पहला पॉइंट पढ़ के समझ आती है? आगे समझ। सेकंड पॉइंट पढ़ें, समझ आता? तीसरा पॉइंट पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है इस वर्ड का? कंपनी ने देखना है कि उसने अपना जो मकसद अचीव करना है उसी के मुताबिक उसको क्या मिलना चाहिए? डाटा मिलना चाहिए। भाई मैंने रिपोर्ट देनी है कि फिजिकल क्लास की ऑडियंस को मज़ीद क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, तो क्या मैं इसके लिए जूम वाली क्लास की रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे दूँ? वो उनके किससे मीट नहीं करेगी? ऑब्जेक्टिव से मीट नहीं करेगी। चौथा पॉइंट पढ़ें, डाटा में कहाँ से मिलना चाहिए? रिलायबल एरर फ्री सोर्सेज। क्योंकि अगर इनिशियल डाटा में ही एरर्स हैं, अगर बेस ही ख़राब है, तो क्या उससे फैसले ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। पांचवा पॉइंट पढ़ें, डाटा हमेशा किसके मुताबिक होना चाहिए? करंट सिचुएशन के मुताबिक होना चाहिए। ये पांचों बातें एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। कोई मसला इन पांचों बातों में? क्लियर है? कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन मार्क? अच्छा, अब नीचे आए, हेडिंग पढ़े। हेडिंग क्या है? एथिकल कंसिडरेशंस इन डाटा। अज्यूम करें कि आप अपना एडमिशन कराने कॉलेज पहुंचे। कहाँ पे आए? फ्रंट ऑफिस में आ गए। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडमिशन चाहिए आपको? कहाँ पे चाहिए? कैफ में। कैफ में कौन सा है? DSR में चाहिए। ठीक है, कॉलेज ने आपको एक एडमिशन फॉर्म दे दिया, पकड़ो। इस पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। नॉर्मली क्या क्या आता है? नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट्स और फीस, CNSE नंबर, साइन। ये डाटा जो आप कॉलेज को फिल करके दे रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है कि आपके डाटा को महफूज रखा जाए? कॉलेज की। किसकी जिम्मेदारी है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना किया जाए? अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, कौन कंट्रोल करेगा? कॉलेज कंट्रोल करेगा। किस चीज को कंट्रोल करेगा? पर्सनल इंफॉर्मेशन को। किसको करेगा कंट्रोल? पर्सनल इंफॉर्मेशन को। अच्छा, आपके एडमिशन फॉर्म पे लिखा हुआ है दादाजी का नाम, क्यों मांगा है कॉलेज ने? आप पूछेंगे कॉलेज से? नहीं पूछेंगे। क्यों? दादाजी का नाम एडमिशन के लिए क्या करना? पूछेंगे कि भाई ये आप दादाजी का मोबाइल नंबर, दादाजी का अकाउंट नंबर, दादाजी का नाम ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी क्या? पूछेंगे। और क्या कॉलेज आपको बताने का हक रखता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि डाटा दे कौन रहा है? आप लोग। ले कौन रहा है? कॉलेज। डाटा है किसका? अब एक नया वर्ड सुने, आज आगे जाके काम आएगा। आप जो डाटा दे रहे हैं, आप उस डाटा के मालिक हैं, और मालिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप कौन है? पूरा नाम क्या होगा? ओनर ऑफ। थोड़ा सा चेंज कर लें, डाटा ओनर। आप कौन है? उस डाटा के ओनर।
आप कौन है? डाटा ओनर। और कॉलेज कौन है? डाटा कलेक्टर। आप उस डाटा के मालिक हैं, यू आर द ओनर। कॉलेज कौन है? डाटा कलेक्टर। वो जो दादाजी का नाम था, किसका राइट है पूछना? ओनर का। किसका फर्ज है बताना? ट्रांसपेरेंसी। क्लियरली कम्युनिकेटिंग हाउ एंड व्हाई दिस डाटा इज नीडेड। वो डाटा हमसे क्यों लिया जा रहा है, क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी। और सिक्योरिटी ब्रीच, उस डाटा का मिसयूज, उसकी तमाम प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी पे है? कॉलेज की। फेयरनेस। एक साइड ये और एक साइड ये बैठी हुई है। मैं इनसे मशवरा करूं कि यार बताओ हफ्ते को टेस्ट करें या ना करें, और ये मुझे सारे बच्चे मिलकर बताएं जी जी सर करें 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 करें, और मैं फैसला सुना दूं। आपसे पूछा, आपको दिल में नहीं आएगा कि हमने भी फीस भरी हुई है, हमसे तो पूछा ही नहीं। सारा फैसला किससे करा लिया? एक साइड से। दूसरी साइड का मौका बोलने का दिया ही नहीं। क्या ये फेयर फैसला है? आखिरी पॉइंट पर, क्या चीज अवॉइड करनी है? एंड दो बच्चे कॉलेज आते हैं एडमिशन कराने के लिए। कॉलेज एक को एडमिशन फॉर्म देता है और दूसरे से सिर्फ नाम पूछ लेता है। ऐसा क्यों? क्या ये फेयर है कि एक से आप सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और दूसरा जो कि सिफारिश से आया है उससे आप कुछ भी नहीं पूछ रहे, सिर्फ नाम पूछ रहे हैं? इट मीन्स कि इट इज़ नॉट फेयर। इट इज़ नॉट फेयर। तो जो भी कलेक्शन मेथड्स हैं, जिस जिस तरीके से आपने डाटा को हासिल करना है, दैट शुड ऑलवेज बी फेयर। तो अब डाटा कलेक्शन करने के लिए हमें कौन सी चार बातों का ख्याल करना चाहिए? इन चार बातों का। ये 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। पहली बात, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बोलेगा तो नहीं? आज की आखिरी बात करते हैं। आज की आखिरी बात में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना। सिर्फ कुछ याद नहीं करना। इस पूरी स्लाइड पे कुछ याद करने वाला नहीं है। कुछ नाम लिखे हुए हैं किसके? रेगुलेटरी बॉडीज के। किसके लिखे हुए हैं? रेगुलेटरी बॉडीज के। 2 बताइए। एक है यूरोप की, उसको हम कहते हैं जीडीपीआर। क्या कहते हैं? जीडीपीआर। एक बताइए कैलिफोर्निया की, उसको हम कहते हैं, बस ये नाम ज़हन में रखने हैं, इनको रटा नहीं मारना। पाकिस्तान के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग काम कर रहे हैं। एक है, दूसरी है, तीसरी है। पैका, एनसीएसपी और ईटीओ। ईटीओ स्टैंड्स फॉर, लिखें, ईटीओ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। ईटीओ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। लिख लें, लिख लें। ETO stands for इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। जितने भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उसको कौन मॉनिटर कर रहा है? ETO के तहत कानून। इससे ऊपर क्या है? NCSP, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। लिख लें, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसका काम है पॉलिसीज़ बनाना ऑन साइबर लॉज। ये आगे भी जाके एक दफ़ा एक और चैप्टर में भी आकर ने रिपीट किया हुआ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको यहाँ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नामों का पता होना चाहिए। और इससे ऊपर वाली कौन सी है? पैका। आपने सुना होगा, आपको कोई शायद कॉल आई हो कभी कि जनाब आपका ऑर्डर आया है, हम आपको एक कोड भेज रहे हैं, आप हमें वो कोड बताएं, हमारा राइटर आपकी दुकान तक आके आपको पार्सल दे देगा। कभी ऐसा हुआ? कोई फेक कॉल आई हो कि आपका ऑर्डर आया हुआ है TCS से? हाँ, हुआ कभी?
मेरे साथ भी हुआ। ये जो कानून है पैका, ये इन चीज़ों को देखता है कि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको पकड़ता है। पेज नंबर 5 पे जाए, लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे आ जाए। आ गए लास्ट पे, आ गए लास्ट पे। पेज 5 ओपन किया कि नहीं किया? एक दफ़ा पढ़ना पेज 5, एक दफ़ा पूरा पढ़ना। पेज 5 देख लें। पेज 5 पे याद करने वाला बताऊं क्या है? एथिकल कंसिडरेशंस। ये 4 बातें, क्योंकि ये वाली बातें आपको अब ऑलरेडी पता है, आप इनको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपने ये सवाल तो किया ही नहीं कि सर ये पैका का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। जो ना समझ आए पूछ लिया करें। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। मैं आज भी ये मानता हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये रिपीट होते हैं, बट आई कैप क्या कर सकते हैं जी बॉस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, हाँ ये बताते हैं, ये लिख लिया। अच्छा जी, पुअर और इररिलेवेंट डाटा लीड्स टू इनकरेक्ट कंक्लूजंस एंड नेगेटिव बिजनेस आउटकम्स। कॉलेज मुझे कह दे कि सर आपकी क्लास में तो एडमिशन ही नहीं हुआ। क्यों कहा कॉलेज ने? क्योंकि जो बंदा डाटा एंट्री कर रहा था उसने डाटा के तमाम बच्चों को एक दूसरे टीचर के नाम पे बुक कर दिया। उससे सिस्टम में डाटा एंट्री ठीक से हुई नहीं। अब क्या हुआ, ये डाटा जो कि कॉलेज वाला है, ये क्या है, पुअर है, ख़राब है। अब इससे कंक्लूजन क्या सामने आई कि मेरे बारे में सारी रिपोर्ट्स बन गई नेगेटिव, ठीक है। अब जो कॉलेज का बिजनेस आउटकम है, जब बच्चे कॉलेज पहुंचेंगे कहेंगे सर हमने तो इनसे पढ़ना था, पर शीट में लिखा क्या आ रहा होगा, दूसरे से पढ़ना है। अब कॉलेज को हंगामी बुनियाद पे क्या कमरा अरेंज करना पड़ेगा? क्या कॉलेज की इज्जत खराब होगी उस टाइम पे? होगी कि नहीं होगी? बैक एंड पे क्या था, पुअर और इररिलेवेंट डाटा, जिसकी वजह से तमाम कंक्लूजन्स भी क्या निकल आई हैं, इनकरेक्ट। उसकी वजह से तमाम आउटकम्स भी क्या हो गए हैं, नेगेटिव। ये ऐसा ही है कि आपने एक सवाल सॉल्व करना था, 2 + 2 = 4, आपने 1 + 2 = 4 कर दिया। 4 होता? 4 होता नहीं, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट। बेस ही क्या है, इनकरेक्ट। तो जब भी खराब डाटा होगा हमेशा उससे रिजल्ट भी क्या होगा, खराब, क्योंकि आपने जो अपनी बेस सेट की है वही क्या है, पुअर और इररिलेवेंट। डन? कोई मसला, परेशानी, कोई डाउट, कोई इबहाम? क्लियर है? 100% क्लियर है? अब मुझे बताएं घर जाके हाउ मच टाइम इट विल टेक। 20 मिनट्स भी ज़्यादा है, 5 से 10 मिनट का खेल है ये। क्योंकि याद कुछ करना है? नहीं। चलें एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड डाटा की टाइप्स कितनी होती हैं? दो। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, दोनों में से न्यूमेरिकल वाली कौन सी है, फीचर्स वाली कौन सी है? इसके आगे 2 बता दें, नॉमिनल और किस में ऑर्डर बनता है, किस में ऑर्डर नहीं बनता, क्या गैप ज़रूरी है, मतलब स्टैंडर्ड गैप ज़रूरी नहीं है। उस तरफ आ जाएं, क्वांटिटी में कौन सी 2 हैं, होल नंबर्स वाली कौन सी है, और दूसरी वाली कौन सी है, फ्रैक्शन वाली कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस। पहला पेज रिवाइज हो गया, आखिरी पेज पे आ जाएं। इंपॉर्टेंस क्या क्या थी? एक्यूरेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा डाटा हो तो हमारी क्या अच्छी होती है,
डिसीजन मेकिंग, डाटा किस सोर्सेस से होना चाहिए, रिलायबल और एरर फ्री। 4 बातें कौन सी थी? प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी। यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत हो गया? 5 मिनट, 5 मिनट, डन। कल मिलते हैं।